हाय स्टूडेंट्स, तो अब लेकर के हम आ गए क्लास 11th का जो हिंदी मीडियम का लेक्चर है, जिसे हम पिछले लेक्चर में पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और वो था आपका मात्रक और मापन या मात्रक तथा मापन, और जिसमें हम बेसिक बात बताए हैं कि मात्रक क्या है, भौतिक राशि क्या है, और उसके अलावे हम मात्रकों की पद्धति तक पहुंच चुके थे। पिछले लेक्चर को जरूर देखिए। आज का लेक्चर अगर बहुत अच्छे से समझना है, इसे नहीं भी देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें सब चीज समझ में आएगा, लेकिन उसको देख लेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीच से पढ़ने में तो कोई फायदा है नहीं। हाँ, अब देखो बच्चों, मात्रकों की पद्धति में हम आपको बताए थे एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति जो आपको पता है फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तीसरा था एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड, और लास्ट वाला को शॉर्ट में याद है क्या लिखते थे? एसआई मात्रक, याद होगा, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पिछले क्लास में हम इतना कुछ बता चुके थे कि एफपीएस मतलब आप आराम से लिख लेंगे फुट पाउंड सेकंड, है ना, लिख देते हैं थोड़ा देर में, और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, एसआई मतलब अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, है ना, मतलब अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो हम इसके बारे में बताए थे, इसके बारे में बच्चों यही बोले थे। ध्यान से सुनिए, पिछले लेक्चर का बात थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि किसी देश में एफपीएस को ज्यादा मान्यता दिया जा रहा है, किसी देश में सीजीएस को ज्यादा मान्यता दिया जा रहा है, किसी देश में एमकेएस को। तो पता चला कि नहीं, अब एक ऐसा मात्रक होना चाहिए जो हर एक देश में यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक ही होना चाहिए। जैसे दूरी का ऐसा मात्रक तो मीटर ही होना चाहिए, समय का ऐसा मात्रक तो सेकंड ही होना चाहिए। ये सब बात हम आपको रिपीट कर चुके थे और कहे थे कि इसका ज्यादा वैल्यू बढ़ चुका है, क्योंकि अलग अलग देशों में कोई फुट मान रहा है, लंबाई या दूरी का कोई फीट मान रहा है, तो कोई सेंटीमीटर, कोई मीटर, कंफ्यूजन तो होगा, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या किया गया, तो ऐसे ही मात्रक के बारे में सोचा गया। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में साइंटिस्टों के द्वारा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1960 ईस्वी में 6 ऐसे मात्रक दिए गए, 6 1960 ईस्वी में, और 7वां जो मोल है वो दिया गया 1970 में, और 2 संपूरक राशियां भी 1960 में दी गई थी, जो रेडियन और स्टेरेडियन यानी समतल कोण और ठोस कोण या घन कोण के बारे में। तो आज सब कुछ चलने जा रहे हैं डिटेल। अब चलो थोड़ा एफपीएस का हम जानकारी प्राप्त करें बच्चों, ध्यान से सुनो जल्दी। ये सब तो आप लिख चुके थे पिछले लेक्चर में, लेकिन आज इसलिए लिख दिए कि मात्रकों की पद्धति, और बोले थे कि मूल मात्रक या आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के समूह से बने पद्धति को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। प्लीज इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहला लेक्चर जरूर देखिए बच्चों। तो देखा जाए, इसमें मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फीट में या फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। फुट या फीट दोनों कहते हैं, FWT फुट, पाउंड POUND बच्चों, और सेकंड तो आप जान ही रहे हैं CCOND। ओके, देखना, ध्यान देना, इस पे गौर करना, हम क्या बताने जा रहे हैं, इस बात को दिमाग में सेट रखना कि मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, एफपीएस पद्धति कहलाता है। क्लियर? अब देखो याद रखना, इसको 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। एकदम याद कर लो इसको। हाँ, लंबाई के लिए हम बात करने जा रहे हैं पहले। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 फीट में 12 इंच होता है बच्चों। 1 फीट में 12 इंच। क्लियर? तो देखिए, अब फीट को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने जा रहे हैं, ध्यान देना, और मीटर में। 1 इंच में एकदम माइंड में आज से सेट कर लो कि 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 फीट में 12 इंच। तो ये तो आपको पहले से याद होगा, लेकिन इसको याद कर लो। क्यों? अब देखो,
अब देखो 1 फुट बराबर 12 इंच है, तो 12 गुना, ध्यान देना, तो 12 इंच है और 1 इंच में इतना सेंटीमीटर, तो 12 इंच में कितना सेंटीमीटर, गुना कर देंगे, तो 12 इंच है तो 12 और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, अरे वाह, यानी 2.54 सेंटीमीटर। क्या बात है, क्या बात है। अब यहां से तुमको एक संबंध मिला बच्चों, 1 फीट को लिख सकते हैं 12 गुना 1 इंच। वाह सर, सही बात है, 12 गुना 1 इंच और 12 गुना, ध्यान देना बच्चों, 1 फीट बराबर 12 इंच, तो 1 फीट में 12 इंच, 12 इंच को लिख सकते हैं 1 इंच, यानी 12 गुना 1 इंच, तो 12 और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर। क्या बात है, गुना करोगे बच्चों तो 30.48 आएगा सेंटीमीटर, यानी 1 फीट में होता है 30.48 सेंटीमीटर। टफ लगा, गुना कर लो, कर लेना, हाँ आ गया 30.48 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों 1 फीट, क्योंकि हमारा टारगेट है कहां तक पहुंचना, एसआई मात्रक तक, क्योंकि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसको मान्यता प्राप्त है, तो एसआई मात्रक को, राइट। अब देखो 1 फीट में इतना सेंटीमीटर, अब 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। अभी तुरंत बता रहे हैं अगले में सीजीएस में कि कैसे 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग दे दिए तो मीटर में बदल गया। अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 100 से भाग दे दो, पता है तुमको, लेकिन अगले में बताने जा रहे हैं। तो 1 फीट बराबर 100 से भाग देंगे तो 0.3048 मीटर। अब आ गया संबंध फीट और मीटर में। अब अगर तुम 0.3048 को नीचे ला दो तो मीटर फीट में बदल जाएगा। यानी फीट को मीटर में, मीटर को फीट में बदलने के लिए ये हो गया एक फीट बराबर 0.3048 मीटर का एक संबंध। क्लियर हो गया ना। अब बताओ बच्चों, यहां से हम कोई भी फीट को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। मान लो कोई आदमी 5 फीट 10 इंच है, 5 फीट 10 इंच आराम से बदल लेगा। 5 फीट 10 इंच को तो 5 फीट में 5 से गुना कर देंगे, और 10 इंच तो 10 इंच तो 10 से इसमें गुना कर देंगे सेंटीमीटर, तो काम खत्म, बदल गया। 6 फीट को बदलना है, सिंपल एकदम, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 6 फीट तो 6 से गुना कर दो, सेंटीमीटर में आ गया। आर्मी वगैरह में सिलेक्शन होता है तो लंबाई को सेंटीमीटर में कहता है कि इतना सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। यानी 6 फीट हम है 6 फीट 1 इंच, तो 6 फीट तो इसे 6 से गुना कर देंगे, और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो इतना, तो उसमें इतना जोड़ देंगे तो आ गया मेरा लंबाई। क्लियर। तो आराम से आप फीट को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, नो टेंशन। क्लियर। लास्ट रिपीटेशन ध्यान से सुनो। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 फीट में होता है 12 इंच, राइट। अब 12 इंच को लिख सकते हैं 12 गुना 1 इंच, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर, यानी 1 फीट में होता है 30.48 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो अगर हम 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, 1 फीट में होता है 0.3048 मीटर। क्लियर। अब देखो द्रव्यमान के लिए भी याद रखना है, 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 किलोग्राम, याद रखना है, यानी ½ केजी से भी कम। अब आराम से बदल सकते हो। 1 पाउंड अगर तुमको कह देगा, यानी आराम से तुम कह सकते हो कि 0.543 किलोग्राम या 453 ग्राम। 1000 से गुना करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा। तुरंत आ रहे हैं सीजीएस में, तुरंत सीजीएस में आ रहे हैं। तो बताओ बच्चों, 1 पाउंड में हो गया 0.453 किलोग्राम, नो टेंशन। क्लियर हो गया, होगा ना। चलो जल्दी उतार लो, जल्दी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, तो सीजीएस पे। और एमकेएस एसआई में तो कुछ समझाना ही नहीं है, एमकेएस तो खुद अपने आप में एक एसआई है। तो ये दूसरा नंबर है सीजीएस, सीजीएस पद्धति। तो सी मतलब कि वैसी मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, सेकंड समय कॉमन है, तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, अब आराम से आप लिख लिए होंगे, इसको आराम से दिमाग में सेट रखना है कि किस तरह से संबंध आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर।
अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सबको याद होगा, बहुत काम देगा ये रिलेशन बाबू, इसलिए इसको दिमाग में सेट रखना है, ठीक ना। 100 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, एकदम सही है। ये नीचे लाओ ऊपर चला जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर माइनस 2 मीटर, आराम से लिख सकते हैं, बहुत काम देगा आगे बाबू। देखो मेरा टारगेट क्या है कि हम एसआई बना दें, मतलब हम हर एक को एसआई मात्रक में बदल दें, बस मेरा ही टारगेट है। अब सोचो यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है, इसको नीचे लाएंगे और ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर ये नीचे आया पावर ऊपर, यानी -2, यानी 10 का पावर -2 मीटर। ये समझ में आया? अरे यार इसको नीचे लाओगे तो 1/10 का पावर 2 होगा बराबर 1 सेंटीमीटर, बोलो बोलो, ये नीचे आएगा पावर होगा 10 का पावर 2, ऊपर जाएगा पावर -2 होगा, हो गया। अरे वाह। अब देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर -2 मीटर दिमाग में सेट रखना है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर याद रखना है। ये सबको याद होगा, लेकिन हमेशा जब भी 1 सेंटीमीटर का बात आएगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलना रहेगा, 10 का पावर -2 से गुना कर देंगे। अब देखो 1 किलोग्राम बराबर 1000 को लिख दें 10 का पावर 3 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, है ना। फिजिक्स में हम लोग जी लिखते हैं ग्राम को, केमिस्ट्री में ग्राम को जीएम लिखा जाता है, अपना एक तरीका है, नो टेंशन। अब देखो यहाँ पे नीचे आया तो ये ऊपर गया पावर, तो 1 ग्राम बराबर ये नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा पावर -3 हो जाएगा। एकदम याद रखो, सेकंड के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं लेना, वो तो करेंगे हम हैं ही, ये सही मात्रा है ना। तो 1 ग्राम में 10 का पावर -3 किलोग्राम और 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -2 मीटर, एकदम याद कर लो। हमारा टारगेट है कि हम उसको ऐसा ही मात्रक में बदल दे बस। और एमकेएस तो अगला नो टेंशन, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अब हम बदलने के लिए थोड़ी ना आपको दे रहे हैं कि बाबू 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, मजाक हो जाएगा। 11th क्लास के बच्चों के साथ मजाक हो जाएगा, जो जेईई नीट का तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये 9th में बताया जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो बच्चों, एमकेएस पद्धति, हाँ, मीटर किलोग्राम सेकंड, है ना। यानी मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, एमकेएस पद्धति कहलाता है। हो गया। और ये तो खुद अपने आप में मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है, ये तो खुद अपने आप में सही मात्रक है, तो इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। अरे बोलो, इसमें लिख लेना है, हम बोल दे रहे हैं, सब में बोल दे रहे हैं बाबू कि मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, एमकेएस पद्धति कहलाता है। क्लियर, दैट्स ऑल। हाँ, अब हमारे बच्चों जल्दी, अब हमारे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो दुनिया के हर एक लोगों के माइंड में रहा होगा कि हाँ सर, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट। क्या बात है, सब कुछ हम बोल चुके हैं, है ना, कि मात्रकों के माप, किसी भी भौतिक राशि के माप तोल के लिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1960 ईस्वी में 6 भौतिक राशियां दी गई: द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण 1970 में। और 1960 में 2 चीज और, एक संपूरक राशियां, जो संपूरक राशियां हैं, कोण, समतल कोण और ठोस कोण, जिसके बारे में डिटेल समझाने जा रहे हैं। ओके, तो पहले हम एसआई मात्रक का बात करने जा रहे हैं बच्चों। वो कितने हैं? तो 7 हैं, टेबल बना के लिख देते हैं एसआई मात्रक जल्दी। तो 7 हैं और बीमा भी साथ साथ लिखते जाते हैं, क्योंकि मात्रक और बीमा दोनों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे बच्चों, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। बस ध्यान दो अच्छे से, बस तुरंत क्लियर कर देते हैं। भौतिक राशियां, जिसमें अधाई राशियां 7 होती हैं, पिछले लेक्चर को प्लीज अच्छे से देखिए, हाँ, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ध्यान देना। अभी बीमा भी लिखते जा रहे हैं साथ साथ, और तुरंत बीमा को डिफाइन करेंगे, कोण और समतल, ठोस कोण और समतल कोण और ठोस कोण के बाद। तो देखा जाए, पहला है अधाई राशि। भौतिक राशि में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भौतिक राशि का ही प्रकार न है, भौतिक राशि का ही ना 2 प्रकार है,
बोलो बोलो, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो ये आधारी राशि है, ये भौतिक राशि भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आधारी राशि, आधारी राशियां बहुत सारी हैं तो आधारी राशियां लिख देते हैं बच्चों। आधारी राशियां नहीं दिखेगा, समझ जाना हम क्या बोले हैं। आधारी राशियां तो पहला द्रव्यमान कर देते हैं, ये सीरियल नंबर कर देते हैं, सीरियल नंबर शॉर्ट में लिख दिए इसे। तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ छोटा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। देखो पहला ले लिए द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, तापमान लिखो, ताप लिखो, उष्मागतिकी ताप लिखो, नो टेंशन, ताप, विद्युत धारा या सिर्फ धारा लिखो, विद्युत धारा 1 2 3 4 5, ज्योति तीव्रता, और अगला है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। स्पीड स्लो लगे तो बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे से सिखाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से सीखते रहिए बच्चों, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पानी पानी हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहो। पदार्थ का परिमाण। अगला ले लेते हैं एसआई मात्रक, अगला ले लेते हैं संकेत, और अगला ले लेते हैं बीमा। तो एसआई मात्रक, ये संकेत, ये बीमा। हम ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाएगा। बीमा तुरंत पढ़ाने जा रहे हैं बीमा, लेकिन अभी बीमा लिख दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का टाइम सेव रहेगा, बचेगा, नहीं तो फिर से टेबल बनाना पड़ता बिना मतलब का। तो एसआई मात्रक, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, लंबाई का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। जिनको याद है आगे बढ़ा दीजिएगा। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ के परिमाण का मोल। लेकिन इसका इंग्लिश होता है मोल, MOLE, लेकिन इसका संकेत होता है MOL। माइंड इट, इसमें ध्यान रखना है। द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, मीटर M, सेकंड S, केल्विन K, एम्पियर A, कैंडेला CD। क्लियर? और बीमा, द्रव्यमान, मास, ध्यान देना बच्चों, द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास। 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट, द्रव्यमान मास M, लंबाई लेंथ L, समय टाइम T। और अब देखो ताप, तो केल्विन होता है, उसको K से याद रखना, K से, है ना। और विद्युत धारा A से, एम्पियर से, और I से सूचित किया जाता है, I दोनों होता है, बीमा I और A। और कैंडेला का बीमा C होता है, और मोल का MOL ही होता है। राइट? यानी कि जितनी सारी भौतिक राशियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सातों मूल राशियों या आधारी राशियों पर निर्भर करेंगी ही करेंगी। बस दिमाग में सेट रखना है कि जितनी सारी भौतिक राशियां होंगी वो इन्हीं मूल या आधारी राशियों पर निर्भर करेंगी। यानी कहने का मतलब बच्चों कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम, संकेत केजी, लंबाई का मीटर M, समय का सेकंड S, तापमान का केल्विन K, विद्युत धारा का एम्पियर A, ज्योति धारा का कैंडेला CD, पदार्थ का परिमाण मोल MOL। मोल MOL ही होता है इंग्लिश, लेकिन मोल MOL लिखते हैं, संकेत यहाँ भी MOL। राइट? अब देखो बच्चों, अरे साइंटिस्टों का दिया गया है, अगर साइंटिस्ट लोग यहाँ MOL ही लिख रहे तो हम लोग भी MOL ही लिखते, क्योंकि हम लोग से बहुत ज्यादा काबिल हम लोग हैं। हम लोग जो हम लोग को कह दिए कि नहीं द्रव्यमान का बीमा M ही लिखो तो M लिख दिए, है ना। नहीं तो ताप का भी इंग्लिश होता है टेम्परेचर, तो T क्यों नहीं लिखे, क्योंकि T टाइम हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। अरे वाह, यानी याद रखना है। बीमा तुरंत अभी बताने जा रहे हैं, लेकिन बीमा का भी हम यहाँ पे बीमा भी लिख दिए सबका, इसलिए क्योंकि फिर से हमको टेबल बनाना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। राइट? अब ध्यान दो बच्चों, द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास M, बीमा याद रखना है, बीमा एकदम याद रखो। लंबाई का बीमा L, समय का बीमा T, L फॉर लेंथ L, T फॉर टाइम T, तापमान का केल्विन याद रखना, केल्विन K से K। राइट?
बीमा के एलिमेंट मत बोलना, बीमा के बोलना। विद्युत धारा का एम्पियर होता है तो आई से, विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, वो भी बोलना। तो बताओ बच्चों यहाँ से क्या आ गया, विद्युत धारा एम्पियर ए और आई, राइट। ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, लेकिन बीमा C, और पदार्थ के परिमाण का मात्रक बीमा की मोल। क्लियर हो गया होगा, बोलो। लेकिन अभी दो चीजें अभी और बची हुई है जो इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना कि क्यों सर, क्यों, कौन के बारे में याद करो। जब हम स्टार्ट किए हैं मूल गणितीय अवधारणाएं, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा करके तब हम चैप्टर स्टार्ट किए बच्चों। तो मूल गणितीय अवधारणाएं में तुम जा करके देखो, वहां पता चलेगा कि कौन का हम बहुत डिटेल बताए। चलो जल्दी से इसको लिखो, तो बहुत काम देगा अभी, ये दिमाग में सेट कर लो जल्दी। अब देखो बच्चों, अब हम लोग संपूरक राशि का बात कर रहे हैं, जिसमें दो संपूरक मात्रक हैं, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। लेकिन आखिर कैसे, बड़ा अजीब टेंशन दे देता है ये। लेकिन आज के बाद टेंशन नहीं होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत लोग कह देते हैं, हम भी जब लिखवाते हैं, डिराइव करवाते हैं तो बताते हैं कि बच्चों लगता है कि कौन का मात्रक नहीं है, मात्रकहीन है, लेकिन वास्तव में इसका ऐसे ही मात्रक रेडियन है। इसीलिए इसको एक अलग रूप दे दिया गया है, अलग से दो चीजों के बारे में उनको जानने के लिए दे दिया है। जैसे जब हम 12th क्लास का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर, उसमें आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाने से पहले ये ठोस कोण आपको पढ़ाएंगे, इसको घन कोण कहते हैं। और एनसीईआरटी इसी को लिखता है डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बाई r² को ये ऐसे लिख देता है एनसीईआरटी। ये है ठोस कोण या घन कोण, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड। और ये है समतल कोण, समतल कोण का बात करेंगे। तो समतल कोण दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है ना। यहां पे मान लो, बहुत अच्छे से सिखाए हैं बच्चों कोण के बारे में, उस लेक्चर को देखिएगा, समतल कोण बहुत अच्छे से सिखाए हैं। ये चाप है, ये त्रिज्या है, ये कोण है। हाँ, यानी दो सरल रेखाओं के बीच का जो झुकाव उत्पन्न होता है, या दो समतलों के बीच का जो झुकाव उत्पन्न होता है, दो समतलों के बीच का जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसे समतल कोण कहते हैं। ओके, दो सरल रेखाओं या दो समतलों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे समतल कोण कहते हैं। लेकिन इसको हम ठोस कोण कहते हैं। वाह क्या बात है, देखो बाबू, यही है ठोस कोण। यानी कि दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ हो, लेकिन जब हम गोला बना देंगे, राइट, जब गोला बनाएंगे और गोला में से हम किसी भाग को कट करेंगे तो यहाँ पे प्लेन आएगा, प्लेन ऊपर में, देखो ऊपर में, हाँ, और डिफाइन करेंगे ठोस कोण को। जब फ्लक्स पढ़ाएंगे, विद्युत फ्लक्स वहां पे, तो उस समय, अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमको जान लेना है कि दो संपूरक राशियां होती हैं जिनका संपूरक मात्रक समतल कोण का होता है रेडियन, और ठोस कोण का होता है या घन कोण का स्टेरेडियन। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। थीटा बराबर होता है L/R, थीटा बराबर L/R। हाँ, लंबाई का मीटर, त्रिज्या का मीटर, मीटर से मीटर कट गया, लग रहा है कि मात्रकहीन है, इसीलिए तो इसको अलग रखा गया है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ से जैसे ही कोण 0 डिग्री होगा, क्योंकि वहां हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे एक आवेश रखा रहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं ऐसे, क्षेत्रफल सदिश भी होती है तल के लंबवत दिशा में, छोटा सा भाग लिए तो छोटा सा क्षेत्रफल, और यहाँ पे बनता है कोण डी ओमेगा। टेंशन नहीं लेना है, 12th में विद्युत फ्लक्स याद रखना, क्योंकि अभी 12th का वो हम लेक्चर नहीं डाले हैं, अपलोड किए हैं। कोरोना के प्रभाव के कारण हमको बीच से ही पढ़ाना पड़ रहा है, जहां तक क्लास में हुआ था, लेकिन वो सब वीडियो अगले ईयर में स्टार्टिंग से जब होगा तो अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन 12th का लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, आगे जहां तक पढ़ाए हैं वहां से लगातार वीडियो अपलोड किया जा रहा है। लेकिन जब ठोस कोण का हम बात बताएंगे बच्चों, वहां क्लास में बताया हुआ है 12th क्लास में, लेकिन वहां पे हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ये है ठोस कोण, कि किसी शंक्वाकार आकृति के वस्तु के द्वारा एकांक त्रिज्या के गोले के केंद्र पर बने कोण को ठोस कोण कहते हैं। ओके, और जो एकांक त्रिज्या के गोले के केंद्र पर ठोस कोण बनता है वो 4π होता है। लेकिन अभी इसका ज्यादा डिटेल चलेगा तो आपको ओवरफ्लो होने लगेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा हम आपको याद दिला रहे हैं कि जब दोनों की दिशाएं एक ही ओर है, यानी अगर लंबवत होगा तल के, तो तल के लंबवत यानी दोनों की दिशाएं एक ही ओर,
यानी इनके बीच जो यहां से रेखा निकलेगी O और जो क्षेत्रफल सदिश होगा O, उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, इसीलिए cos 0 का मान 1 होता है। तो cos 0 डिग्री और cos 0 1 होता है, इसीलिए एनसीईआरटी में इतना लिखा रहता है। कारण देखो, लेकिन मेन फॉर्मूला होता है ये ठोस कोण का, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। माइंड इट, याद रखना है। तो क्यों यहां क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, कट के लग रहा है कि मात्रक हीन आ गया, लंबाई का मीटर, त्रिज्या का मीटर, कट के लग रहा है कि मात्रक हीन आ गया। तो इसीलिए इन दोनों को अलग एक श्रेणी में रखा गया है, जिससे पता चला कि समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। बोलो बोलो, ये है सही मात्रक। क्या बात है, बड़ा अजीब बात है। ये भी है सही मात्रक, ये भी अजीब बात है बच्चों। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों को, बार बार बोलते हैं ही कि लगता है कि कोण का ऐसा मात्रक नहीं होता है, लगता है कि समतल कोण का ऐसे मात्रक नहीं होता है, लगता है कि ठोस कोण का ऐसे मात्रक नहीं होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसीलिए इन दोनों को एक अलग श्रेणी में रखा गया है, जिसको संपूरक राशि और संपूरक मात्रक के रूप में रख दिया गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि समतल कोण का ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का ऐसा ही मात्रक होता है स्टेरेडियन। लेकिन थोड़ा सा इसलिए समझा दिए बच्चों, बस एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तब हमारे बीमा पे पहले सुन लो, तब चलेगा एक साथ दोनों का मात्रक बीमा। पूरी भौतिक राशियों का धीरे धीरे हम लोग 11 से लेकर के 12 तक जेईई नीट का तैयारी करते जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे 11 12। उस दौरान जितने सारे चैप्टर्स आएंगे सब में भौतिक राशियां आएंगी और सबका मात्रक बीमा जानते जाएंगे। लेकिन आज भी हम बहुत सारी भौतिक राशियों का मात्रक बीमा बताने जा रहे हैं। अब सुनो, यही है, यही कि किसी शंक्वाकार आकृति के वस्तु के द्वारा, है ना, हाँ, एक मार्कर, यहाँ पे एक सैंड वगैरह, बचपन में हम लोग खेलते थे, है ना, याद है ना, बचपन में खेलते थे तुम भी, कि जैसे ही बालू पे, हाँ, बालू गिरा, ट्रैक्टर से बालू गिर गया और उस पे जैसे ही हाथ ऐसे ये उसमें इंसर्ट कर दिए, हाँ, प्रेस कर दिए, दबा दिए, उसके बाद ऐसे घुमाते थे तो ऐसा कोण बनता था, और वही कोण है ठोस कोण। अरे वाह, यानी शंक्वाकार आकृति की वस्तु के द्वारा एकांक त्रिज्या के गोले के केंद्र पर बने कोण को ठोस कोण कहते हैं, जिसे डी ओमेगा के द्वारा सूचित किया जाता है। राइट। अब देखिए बच्चों, यहां से बस यही थोड़ा सा ध्यान में रखो। अभी बस तुमको तो सिर्फ पढ़ना है कि ठोस कोण कैसे मात्रक होता है स्टेरेडियन, लेकिन यहां से लग रहा है कि मात्रक होता ही नहीं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं, समाप्त कर दिए कंफ्यूजन। इसीलिए उसको दोनों को अलग रखा गया है, इनके श्रेणी से दोनों को अलग रखा गया है, क्योंकि इनके साथ कुछ अलग घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ पर डी ओमेगा जो आया उसका ऐसे मात्रक, क्योंकि अभी बताएंगे कॉस थीटा कैसे मात्रक नहीं होता है, इसीलिए इसका मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर, खत्म, कट गया। लेकिन यहाँ से लग रहा है कि ऐसे मात्रक नहीं होगा, मीटर मीटर कट गया, लेकिन वास्तव में इसका ऐसे मात्रक रेडियन होता है, समतल कोण का और ठोस कोण का स्टेरेडियन। यही जो कोण बन रहा है बाबू, देख रहे हो केंद्र पर, वो त्रिविमीय कोण बन रहा है, जिसको हम ठोस कोण कहते हैं या घन कोण कहते हैं। चलो इतना क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान दिया जाए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, बस इतना ध्यान में रखना कि ठोस कोण दो संपूरक राशियां हैं, दो संपूरक राशियां हैं जिनका जो समतल कोण और ठोस कोण या घन कोण है, जिनका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। लेकिन इसका डिटेल हम बहुत बता चुके हैं, पहला लेक्चर देखो बेसिक मैथमेटिक्स का, और ये 12th क्लास में चलेगा जब हम आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी भी थोड़ा सा आइडिया दे दिए क्यों cos थीटा यहाँ रखते हैं, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में क्यों ऐसा लिखा रहता है, क्योंकि जब क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत और उसी दिशा में क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो वहां पर लंबवत यानी लंबवत रहेगा। तो जब लंबवत है, क्षेत्र रेखाएं भी लंबवत और क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत, दोनों एक ही दिशा में, यानी कोण 0 डिग्री ऐसे। तो जल्दी लिख लो जल्दी। लेकिन इसका डिटेल पढ़ा चुके हैं बच्चों समतल कोण का, है ना, याद रखना है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर थीटा बराबर एल बाई आर, तब तो सर इसका ऐसे ही मात्रक नहीं ना होगा। सर नहीं, इसको अलग से एक श्रेणी में रखा गया, इसीलिए संपूरक राशि बना दिया गया। हाँ, और कोण का ऐसे मात्रक रेडियन होता है। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबू, क्योंकि मात्रक पढ़ेंगे हम लोग, मात्रक निकालेंगे भी सबका, लेकिन उससे पहले विमा, क्योंकि मात्रक विमा एक साथ हम लोग जानने जाएंगे। विमा है ना, डायमेंशन, ध्यान देना, डायमेंशन
बीमा। सोचो, बीमा डायमेंशन है ना, सुनता होगा डायमेंशन डी, 1D 2D 3D, अरे यार 3D मूवी आया है ना उसके लिए एक स्पेशल स्पेक्टिकल होता है, उसको लगाने से पता चलता है। आप देखेंगे उस स्पेक्टिकल के हेल्प से तो लगेगा ना कि हम सिनेमा हॉल में नहीं, हम उसी शूटिंग हो रहा है उसी एरिया में, उसी रीजन में बैठे हुए ऐसा लगता है। देखना ध्यान से, जब स्टडी किए होगे तो बाबू। 3D 2D 1D क्या है ये, सोचो। 1D मतलब वन डायमेंशनल, एक विमीय। 1D मतलब एक विमीय। 2D मतलब द्विविमीय। देखना फील आ गया एकदम बीमा का। और 3D मतलब त्रिविमीय, घन या घना बना लो। ये हो गया 3D, सोचो। ये हो गया 2D, ये हो गया 1D, राइट। बस ध्यान से सुनते रहो बाबू, मात्रक और बीमा पूरा एकदम पानी पानी कर देते हैं। ध्यान दो बाबू, ये है, देखो ये देखो, ये त्रिविमीय है, त्रिविमीय जो हम घन बना के आपको दिखाए हैं। 3D 3 डायमेंशनल त्रिविमीय। ये है द्विविमीय, ये तल देख लो सिर्फ तो द्विविमीय हो गया, द्विविमीय हो गया। सिर्फ तल देख लो तो द्विविमीय हो गया। और सिर्फ एक रेखा देख लो, ये मार्कर देख लो या ये देख लो, कुछ भी, चलो ये मार्कर ही दिखला देते हैं लोग। लो तो ये हो गया क्या, तो एक विमीय। ये हो गया एक विमीय, ये तल हो गया द्विविमीय, और ये हो गया त्रिविमीय। समझ में आ रहा होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, कैसे फील आएगा, क्या है ये बीमा, तो पहले डिफाइन करते हैं तब फील आएगा बच्चों। कि किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कही जाती है। इसे ब्रैकेट के द्वारा सूचित करते हैं बाबू, इसे बड़ा ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जाता है, राइट। अब ध्यान दो, क्या है ये डेफिनेशन, कैसे बना होगा, जरा ये देखिए। कि किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कही जाती है। जैसे हम अब बात करते हैं, ये डेफिनेशन आपको अभी तुरंत क्लियर कर देते हैं, कभी नहीं भूलोगे। यहाँ 3 चीज का हम जिक्र करते हैं। एक लंबाई, अभी तुरंत बताएं बाबू। द्रव्यमान का बीमा m होता है, लंबाई का बीमा l होता है, समय का बीमा t होता है। ये तीनों तो दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ज्यादातर भौतिक राशियों की बीमाएं इन्हीं तीनों पे निर्भर करेगी। लंबाई, द्रव्यमान, समय। हाँ, द्रव्यमान का बीमा m, लंबाई का बीमा l और समय का बीमा t, राइट। अब देखो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों लंबाई का। देखो बीमा को ऐसे सूचित करते हैं, लंबाई की बीमा बराबर, हाँ लंबाई की बीमा लो ना, लिख देते हैं लंबाई की बीमा को लिखते हैं लंबाई की बीमा। इस ब्रैकेट का मतलब की बीमा, तो L हो गया। अब L, बहुत सारे बुक इसको L को ब्रैकेट में लिखते हैं, बहुत सारे बुक इसको ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो सच्चाई ये है बाबू कि इस ब्रैकेट को यहाँ पे, इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब तो हो गया कि लंबाई की बीमा, तो L बस हो गया। अब इसका ब्रैकेट का मतलब क्या कि L की बीमा, यानी कहने का मतलब, हाँ बहुत सारे बुक इसको लिखते हैं L ऐसे ही छोड़ देते हैं, या L को बीमा लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। लेकिन सच्चाई ये ज्यादा अच्छा है। क्यों, आओ फील करते हैं थोड़ा सा। लो देखो, लंबाई की बीमा, तो लंबाई की बीमा ब्रैकेट हो गया, यानी लंबाई की बीमा L। अब क्या, उसकी बीमा क्या मतलब, क्या मतलब,
है ना। अब देखो यहाँ पे लंबाई l यानी पावर 1 है। अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं बच्चों, a नंबर, b नंबर, क्षेत्रफल की विमा। क्षेत्रफल की विमा का बात करेंगे तो l स्क्वायर। कैसे? देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, लंबाई गुना चौड़ाई l गुना b, लंबाई का भी विमा l, चौड़ाई का भी l, यानी l स्क्वायर आ गया। सी नंबर आयतन की विमा, आयतन की विमा बराबर हो गया क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, l गुना b गुना h, तो l गुना l यानी क्या, यानी क्या बोलो, बराबर l क्यूब। क्या बात है, फील आएगा, फील देखो तो चुपचाप ध्यान से देखते रहो, फील आएगा एकदम। और यहीं पे विमीय सूत्र का भी डिफिनेशन डिफाइन कर दिया जाता है, वो भी थोड़ा सा समझा देते हैं। लेकिन अरे विमीय सूत्र मतलब उन्हीं में संबंध स्थापित करना, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि में जो संबंध स्थापित किया जाता है, जो व्यंजक प्राप्त होता है, उसी को हम विमीय सूत्र कहते हैं। नो टेंशन, क्योंकि जो विमा है विमीय सूत्र वही है। यानी कि जो विमा आ रहा है, अगर एक से ज्यादा में संबंध स्थापित हो गया, अगर विमा है तो अकेला है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये अगर अकेला अकेला है तो विमा का बात कर रहे हैं, है ना। और उनमें संबंध स्थापित हो गया तो विमीय सूत्र हो गया। यानी कि विमा और विमीय सूत्र से कोई टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं सर विमीय सूत्र कर रहा है, विमा कर रहा है, वही कर रहा है। ओके, तो अब देखो, विमा किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को विमा कही जाती है। अब देखो, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, यानी इसका लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है, मीटर है, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर है, आयतन का ऐसे ही मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। ये तो सब याद होगा, कुछ नहीं, लंबाई का तो मीटर, क्षेत्रफल का, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर 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 क्यूब। बोलो तो देखो, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ पावर 2 तो यहाँ भी पावर 2, यहाँ पावर 1, मीटर मतलब पावर 1, तो यहाँ भी पावर 1। क्या मतलब हुआ इसका, कि किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक, तो मूल मात्रक क्या है, लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर, तो मीटर का पावर 1, लगाए जाने वाले घात को विमा कहते हैं। घात 1 है तो विमा 1 है, घात 2 है तो विमा 2 है, घात 3 है तो विमा 3 है। समझ गया? यानी डिफिनेशन कैसे बना होगा ये समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट रिपीटेशन करें बच्चों, और उसके बाद मात्रक विमा निकालना तो बहुत आसान है, बस पहले कॉन्सेप्ट सीखो अच्छे से। और यही लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि में संबंध साबित करने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। अरे विमा ही है वो, अरे वाह वाह। यानी विमा किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को, मूल मात्रक, लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, याद करो, तो मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को, लंबाई में पावर 1, मीटर में पावर 2 और मीटर क्यूब यानी पावर 3। यानी कहने का मतलब एक विमीय में पावर 1, द्विविमीय में पावर 2, त्रिविमीय में पावर 3, एक विमीय पावर 1, द्विविमीय पावर 2, त्रिविमीय पावर 3। क्लियर हो गया। किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को विमा कही जाती है। किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को विमा कहते हैं। क्लियर होगा? जल्दी लिखो। अब बहुत सारी भौतिक राशियों का मात्रक विमा हम लोग सीखेंगे, जल्दी जल्दी। अब देखो बच्चों, 3 तो सीख लिए, लंबाई का सीख लिए, क्षेत्रफल का सीख लिए, आयतन का सीख लिए, नहीं सीख लिए बाबू, बोलो सीख लिए। अब देखो, अब हम लोग बहुत सारी भौतिक राशियों और मुख्य रूप से व्युत्पन्न राशियों का ही विमा हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना। बस ध्यान से सुनते रहिए, सब क्लियर कर देंगे। हाँ, लेकिन चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे और सारी विमा हमको मिलती जाएंगी, है ना। मतलब भौतिक राशियां जैसे वेग, पहला ही हम स्टार्ट कर दिए वेग, वेग तो जब गति पढ़ेंगे तो वेग का डिटेल पढ़ेंगे, है ना। वेग किसी वस्तु के रैखिक समय में जो विस्थापन होता है उसे वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। टी समय में वस्तु x दूरी तय किया, x विस्थापित हुआ, तो एकांक समय में x बाई टी सी को वेग कहते हैं। यानी सब का डिटेल चलेगा धीरे धीरे, हर एक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे 11 से 12 तक। बोलो बोलो। हाँ, उस समय भौतिक राशियां हमको मिलती जाएंगी और सब के बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करते जाएंगे कि उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमा क्या होता है। राइट राइट, चलो जल्दी। तो
बस हम यही कहने जा रहे हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि वेग, चाल, त्वरण, संवेग, क्या इन सभी चीजों को डिफाइन कर लेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि बस आपको याद होगा, बहुत सारा चीज तो आपको याद है, लेकिन आपको बता दें, लास्ट रिपीटेशन कर दो उस बात का कि जब भी हम धीरे धीरे चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसमें बहुत सारी भौतिक राशि आती जाएंगी और उसका मात्रक विमा पढ़ते जाएंगे। देखिए अभी 12th पढ़ा रहे हैं, उसमें जहां भी मात्रक विमा का बात आ रहा है, जहां भी भौतिक राशियां आ रही हैं, उनका हम मात्रक विमा निकाल रहे हैं। जल्दी में निकाले हैं प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, चालकता का जल्दी में निकाले से मतलब, संधारित्र के धारिता का, बहुत सारे टर्म का हमने ऐसा ही मात्रक निकाला है, बीमा निकाला है, राइट। चलो तो आइए, अब इतना नहीं कि डिफाइन, अभी डिफाइन सब चैप्टर पढ़ते जाएंगे, गति पढ़ेंगे तो वेग, चाल, हाँ त्वरण सब कुछ सीखेंगे, राइट। तो वेग, बस खाली सूत्र याद रखना है आपको कि वेग बराबर होता क्या है, तो होता है विस्थापन बटा समय। वाह क्या बात है। तो बताओ बच्चों, वेग का विमा मतलब कि विस्थापन बटा समय। पहले तो ऐसे ही मात्रक निकाले थे, क्योंकि सबका ऐसे ही मात्रक, सबका विमा निकालते चलेंगे। विस्थापन का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड ऊपर चला गया। इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ, सबसे अच्छा तरीका होता है लिखने का बाबू, मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? क्लियर? ध्यान से सुनते जाओ, बस पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं। वेग का सूत्र याद होता, वेग का सूत्र है तुमको बाबू, वेग बराबर v बराबर u प्लस डी भी होता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। डिफिनेशन परिभाषा से क्या है कि एकांक समय में जो वस्तु का विस्थापन होता है उसे वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, उससे टेंशन नहीं है। बस हम जानते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, मात्रा के लिए इतना काफी है। तो विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। अब देखो, विस्थापन बटा समय, तो वेग विस्थापन बटा समय, विस्थापन का विमा, विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई का विमा L और समय का विमा T, तो आ गया LT का पावर -1। लेकिन इसको बहुत बार ऐसे लिखता है बच्चों स्टैंडर्ड रूप में, m का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -1। इसके लिए भी टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। कहां गया कहां गया, चलो देखो बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो कि जब हम बात करेंगे LT का, तो ध्यान दीजिए क्या होगा कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कैसे मात्रक मीटर, विस्थापन लंबाई है, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। अब देखो, वेग बराबर विस्थापन बटा समय का विमा, तो वेग की विमा मतलब विस्थापन बटा समय की विमा, तो विस्थापन होता है L, विस्थापन का विमा L, विस्थापन का लंबाई है, समय का विमा भी L। क्लियर? तो LT -1, LT इनवर्स 1 को लिखते हैं m0, m का पावर 0 लिखेंगे तो नो टेंशन। अब L का पावर 1, T का पावर -1। अब सोचे इससे क्या फायदा है? बहुत फायदा है बाबू, क्योंकि आपको बता दें कि दूरी को मापने के लिए बहुत सारे मात्रक हैं, बहुत सारे, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, हाँ माइक्रोमीटर, प्रकाश वर्ष, हाँ पार्शिक, बहुत सारे मात्रक हैं, बहुत सारे। लेकिन लंबाई का विमा सिर्फ एक है, वो है L। देखो यही फर्क है। मात्रक में हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे मात्रक होते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक बहुत सारे होते हैं। मतलब ये कि लंबाई को मापना है तो अभी सब कुछ बताएंगे क्या क्या होता है, लेकिन विमा सिर्फ एक होता है जो L है। बहुत अच्छा, यानी बहुत सारे चीजों को शॉर्ट में कर दिया गया, राइट। हाँ तो अब देखो, ये हो गया वेग का विमा। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं चाल। चाल, तो चाल की विमा, चाल की विमा का बात करेंगे बच्चों, यानी कि चाल की विमा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी एक प्रकार का लंबाई है, अगर मात्रक बोले तो आसानी से निकल गया, ऊपर में मात्रक निकालते जा रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी भी लंबाई है, मीटर, समय सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, दोनों एक साथ बच्चों, मात्रक विमा एक साथ हम लोग जानते जा रहे हैं। ध्यान देना है, एकदम आसान लगेगा। चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना। आगे ये भी बताएंगे जब विमा का हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, है ना, कि एक भौतिक राशि को दूसरे में बदलने में
सूत्रों की सत्यता के जांच करने में और विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों में संबंध साबित करने में। तो बताएंगे आपको कि सीजीएस को एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में कैसे बदलते हैं, यानी एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि में कैसे बदलते हैं बीमा का उपयोग करके। शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, बीमा के उपयोग से भी बताएंगे, राइट। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी यानी एक प्रकार का लंबाई है, तो दूरी का मीटर, समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड बस। और बीमा दूरी का एल, समय का टी, फिर वही एल टी का पावर -1, या इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रूप में एल एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर -1। एल का पावर 1 छुपा हुआ है बच्चों। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्न में से किसकी बीमाएं समान है। हाँ, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे ऐसे समझ जाना। एक क्वेश्चन से क्लियर कर देते हैं कि निम्न में से किसकी बीमाएं समान है। निम्न में से किसकी बीमाएं समान है। तो पहला हम दे दिए वेग और विस्थापन, दूसरा ऑप्शन दे दिए वेग और दूरी, सी ऑप्शन दे दिए वेग और चाल, डी ऑप्शन दे दिए कोई नहीं। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसानी से बना लेंगे आप, तुरंत बना लेंगे, क्योंकि वेग का बीमा होता है LT-1, विस्थापन का एल होता है। वेग का LT-1, दूरी का बोलो एल, वेग का LT-1, चाल का भी LT-1, बोलो। और कोई नहीं है, एक है। यानी वेग का बीमा और चाल का बीमा एक आया कि नहीं आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, कार्य का बीमा समान होता है। अभी लाके दिखाएंगे, देखो ना, बस ध्यान से देखिए, क्लियर हो गया होगा अच्छे से एकदम। चाल वेग बराबर विस्थापन बटा समय मीटर प्रति सेकंड, और बीमा LT-1 या M0L पावर 1 छुपा हुआ LT पावर -1। उसी तरह से चाल के बारे में भी एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। जल्दी जल्दी जल्दी। और किसकी बीमाएं समान है, क्लियर हो गया होगा। वेग और चाल की बीमाएं क्या होंगी, समान होंगी। अब इसके बाद तुरंत दिमाग में आ जाता है, अच्छा सर वेग पर निर्भर करने वाला कौन कौन है। तो वेग पर निर्भर करने वाला संवेग है ना। बहुत सारा भौतिक राशि बाबू उसमें बताने लगेंगे तो पता चलेगा कि 7-8 क्लास से ही चल रहा है, लेकिन नहीं। हाँ, कुछ बता करके हम आइडिया तुमको देने जाएंगे, कुछ क्या अच्छा खासा बता देंगे। देखो ना, नेक्स्ट अगला संवेग बराबर होता है बाबू द्रव्यमान गुना वेग। अब बार बार हम इतना क्या लिखते जाएंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं P बराबर mv। बोलो। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग का भी तुरंत बताए हैं ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसको या लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड का पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखो, संवेग की बीमा यानी mv की बीमा, द्रव्यमान का बीमा बोलो, अरे बोलो m, वेग का बीमा LT-1, LT का पावर -1। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में 1 यहाँ लिख देंगे। हाँ, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -1 हो गया, क्लियर हुआ। एकदम जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान कैसे मतलब किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ गया। और बीमा, तो संवेग की बीमा, ब्रैकेट मतलब की बीमा, ब्रैकेट मतलब की बीमा, तो की बीमा आ गया, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लगा भी दोगे तो गलत नहीं कोई काटता है, लेकिन ये ज्यादा परफेक्ट चीज है। अब बताओ बच्चों, m द्रव्यमान का बीमा m, वेग का LT-1 यानी mLT-1, क्लियर। ये हो गया 3 नंबर बच्चों, जितना भी नंबर हो, 4 नंबर त्वरण। ओहो, वेग में परिवर्तन बटा समय यानी वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, तो जो परिवर्तन होगा वेग में वो वेग ही ना आएगा। तो त्वरण वेग, अभी तुरंत हम निकाले हैं वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और समय का सेकंड होता है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों मीटर सेकंड का पावर -2 सेकंड। अगर नीचे ला दो, लो
दोनों लिखते हैं ऐसे, लो ऐसे मीटर प्रति, पावर माइनस नीचे आएगा तो प्लस होगा, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या अगर यही पावर ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो त्वरण की विमा, तो वेग में परिवर्तन या वेग की विमा बटा समय की विमा, है ना। तो वेग की विमा होती है, भी बताए हैं, LT का पावर -1, और समय की विमा होती है T, तो LT का पावर -2 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं बच्चों M का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -2। क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से तुरंत क्लियर हो रहा होगा, बोलो बोलो। संवेग का तो क्लियर हो गया होगा एकदम क्लियर, MLT का पावर -1, बोलो बोलो। त्वरण वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन वेग ही होगा बटा समय, सिंपली हम लिखे फॉर्मूला त्वरण वेग बटा समय। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहाँ सबको पता चला कि वेग का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और बटा समय का सेकंड, तो आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड का पावर -2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होगा। क्लियर? और विमा तो LT -1 होता है, T ऊपर जाएगा, समय का T होता है, वेग का LT -1, T ऊपर जाएगा -2 होगा, या स्टैंडर्ड रूप में M0 L पावर 1 T -2। क्लियर? बोलो, अरे बोलो, ये बहुत काम का चीज है। और यहीं से एक और चीज आएगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण ही है बल, कोई भी बल रहे, हम एक तरह तुमको लगा दें O बल, हाँ, दो आवेशों के बीच लगे O बल, दो द्रव्यमान, दो वस्तुओं के बीच लगे O बल, चुंबक के ध्रुवों के बीच लगे O बल, कोई भी बल रहे, उसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, और विमा MLT का पावर -2। हाँ, उसी तरह से अगर त्वरण है तो कोई भी त्वरण रहे, चाहे गुरुत्वीय त्वरण रहे, चाहे ऐसे कोई वस्तु को हम धक्का दे दिए उसके वेग में परिवर्तन की दर वो वाला त्वरण रहे, सबका विमा एक ही होगा। राइट? तो गुरुत्वीय त्वरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, कि गुरुत्वीय त्वरण ही एक प्रकार का त्वरण ही है, अतः इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि विमा LT का पावर -2 होगा। दिमाग में सेट रखना है, हाँ, कि गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम G से सूचित करते हैं बाबू, G से, ओके। तो बताइए, त्वरण का एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण ही है। तो सब कुछ जब टॉपिक चलता रहेगा उस समय हम बीमा मात्रक सब बताएंगे बच्चों, लेकिन अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण ही है, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि बीमा LT -2 होगा। क्लियर? जल्दी जल्दी। अब देखिए, त्वरण याद रखना है, जो जो बता रहे याद रखना है, तुरंत एकदम यूज में आएगा। ओके, पूरा एकदम चैप्टर को लास्ट होने, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट क्लास के पहले तक ये यूज में आएगा। ये सब आपको बल तो बहुत ज्यादा आएगा, और ये मत सोचो आगे भी बहुत ज्यादा आएगा बल का बीमा, जिस पे अभी हम तुरंत आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर, जो भी नंबर रहे, बल। तो बल F बराबर M है। क्लियर? तो बताइए, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी तुरंत बताए, अरे बोलो बोलो। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आ गया क्या, किलोग्राम मीटर सेकंड का पावर -2। और विमा के लिए अगर हम बात करें तो वैसा ही मात्रक आ गया, और इसी को हम न्यूटन कह देते हैं बाबू, या न्यूटन, जिसको सूचित करते हैं किसके द्वारा, इनके द्वारा। अब देखो, अब बात आने जा रही है ये कि जब भी कोई साइंटिस्ट ने किसी कॉन्सेप्ट को दिया तो उसके नाम पे, क्योंकि बल के बारे में न्यूटन साहब इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताए थे कि पूरा जो यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है, वो न्यूटन साहब पे ही आधारित है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, न्यूटन की गति का नियम, है ना, न्यूटन के शीतलन का नियम, साउंड में,
बहुत कुछ प्रकाश में इन्होंने दिया, न्यूटन का कनिका सिद्धांत, बहुत कुछ दिया इन्होंने कॉन्सेप्ट। हाँ, और बल के बारे में इनका बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया गया। इसलिए इसी एसआई मात्रक को, बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि इस चीज को डिटेल में न्यूटन साहब ने बताया, इसलिए एसआई मात्रक न्यूटन। जहां भी बल का बात है न्यूटन, है ना। अब देखो बच्चों, बल की विमा तो एम ही, द्रव्यमान का विमा एम, त्वरण का विमा एल टी का पावर -2 अभी बताए हैं। अरे बोलो अभी जस्ट यहाँ पे लिखे हैं। तो एम द्रव्यमान का विमा एम और त्वरण का विमा एल टी का पावर -2, तो एम एल टी का पावर -2 आ गया विमा किसका? बल का। दिमाग में सेट रखो। अरे बोलो। नेक्स्ट नंबर कार्य का तो फॉर्मूला आगे बताएंगे। कार्य ऊर्जा जब शक्ति हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कार्य ऊर्जा शक्ति जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे ही। लेकिन W बराबर वहां पे होता है एफ एस कॉस थीटा सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यही है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाई जाती है और बल की दिशा में जब उसका विस्थापन होता है, तो वो होता क्या है कि बल और बल के दिशा में विस्थापन तो cos 0 1 हो जाता है, क्योंकि जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन होगा, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा और cos 0 1 होता है। वहां से W बराबर एफ एस आ जाता है। और ऐसे भी बताएंगे कि cos थीटा का कोई मात्रक विमा नहीं होता है। सब प्यार है धीरे धीरे। अब देखो बच्चों, कार्य, बस कार्य को भी सिंपल वे में लिखो एकदम, बल गुना विस्थापन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cos थीटा का कोई विमा नहीं होता है, भी बताएंगे सब कुछ। तो डायरेक्ट लिख देते हैं W बराबर एफ एस, ऐसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एफ एस cos थीटा, लेकिन हमको अभी एफ एस से मतलब है। अब बल का ऐसे मात्रक अभी बताए हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति मैंने बटा, और विस्थापन का मीटर, तो क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, या जूल। कार्य के बारे में जूल साहब ने बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट दिया कार्य ऊर्जा से संबंधित, तो जूल सूचित करते हैं जे से। तो याद रखना है सही मात्रा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, कार्य के विमा का अगर हम बात करेंगे तो एफ एस, बल का विमा सामने है एम एल टी का पावर -2, और विस्थापन का विमा एल। अरे विस्थापन का लंबाई है, तो बताओ बच्चों क्या गया? एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। यानी यहां से हमको पता चला कि बल का विमा एकदम आराम से बराबर में होता है, द्रव्यमान का विमा एम होता है, त्वरण का विमा एल टी का -2 होता है। तुरंत निकालें त्वरण का विमा नीचे में। हाँ, नहीं तो अब भूल गए कि नहीं सर हमको नहीं याद आ रहा, तो लो, बल का विमा निकालना है तो एम होता है त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, समय यहां लिख दिए एम/टी, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। द्रव्यमान का होता है एम, विस्थापन का एल, समय का टी, तो नीचे टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2 आ गया। रटना नहीं है, सीखो। त्वरण वेग परिवर्तन की दर, वेग बटा समय, वेग विस्थापन बटा समय, क्लियर, दैट्स ऑल। हाँ, अब देखो बच्चों, यहां पर कार्य का जब हम बात किए तो बल गुना विस्थापन, बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का मीटर आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड इनवर्स 2, या जूल। कार्य ऊर्जा के बारे में जूल जैसे मात्रक जूल। और कार्य की विमा तो एफ एस की विमा, तो एफ का विमा होता है एम एल टी का पावर -2, विस्थापन का एल, तो आ गया एम एल का पावर 2 112। जब आधार सेम रहता है, आधार बराबर रहता है, तो गुना में पावर जुड़ता है, टी का पावर -2। क्लियर क्लियर, जल्दी जल्दी जल्दी। और ऊर्जा का भी बीमा यही होता है। अब देखो बच्चों, देखो ना, इतना सारा बीमा पढ़ना है कि मत कहो। और ये बल और कार्य का तो याद ही रखना, जब मन तब टपक जाएगा बीच में मालूम। अब ऊर्जा, चाहे स्थितिज ऊर्जा का बात करो चाहे गतिज ऊर्जा का, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कही जाती है, इससे भी याद रख सकते हो। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कही जाती है, तो ऊर्जा का बीमा और कार्य का बीमा वही होगा। तो जो बीमा
कार्य का होता है वही जो मात्रक तथा बीमा लिख देते हैं, जो एसआई मात्रक तथा बीमा, जो एसआई मात्रक तथा बीमा कार्य का होता है वही एसआई मात्रक तथा बीमा, जो एसआई मात्रक तथा बीमा कार्य का होता है वही एसआई मात्रक तथा बीमा ऊर्जा का भी होता है। बहुत अच्छा बात। और बल गुण का भी यही होता है, लेकिन वो बल गुण अलग चीज है। हाँ, बल गुण लंबवत दूरी, उससे हम अभी लाएंगे, ध्यान देना। तो देखो, जो एसआई मात्रक तथा बीमा कार्य का होता है वही एसआई मात्रक तथा बीमा ऊर्जा का भी होता है। चलो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ऊर्जा दो प्रकार का, ऊर्जा के रूप बहुत सारे हैं। हाँ, नाभिकीय ऊर्जा, हाँ, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, बहुत तरह की ऊर्जा है। रूप बहुत सारे हैं, लेकिन प्रकार सिर्फ दो है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है बच्चों mgh। लाएंगे सब, टेंशन नहीं लेना है। तो स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी। तीन तरह से लिखा जाता है, EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी, P.E मतलब पोटेंशियल एनर्जी, या U से भी सूचित किया जाता है स्थितिज ऊर्जा को, राइट। चलो लिख दिए P.E मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh। द्रव्यमान कैसे मात्रक किलोग्राम। अभी तुरंत बताएं गुरुत्वीय त्वरण कैसे मात्रक वही होगा जो त्वरण का होगा, क्या, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ऊंचाई h, ऊंचाई का मीटर, तो क्या आ गया बोलो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आया कि नहीं वही, बोलो। अरे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी प्रूफ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। कार्य ऊर्जा शक्ति जब बढ़ाएंगे तब चैप्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊंचाई का मीटर, राइट। जो त्वरण वही गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई का मीटर, क्लियर है। ऊंचाई का लंबाई है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए बीमा, स्थितिज ऊर्जा की बीमा है ना, क्या, तो mgh की बीमा, इतना क्लियर। अब देखो बच्चों, द्रव्यमान का बीमा होता है m, गुरुत्वीय त्वरण का बीमा भी तुरंत बताए हैं L t का पावर -2, और ऊंचाई का L हो जाएगा, तो आ गया क्या, ml स्क्वायर t का पावर -2, क्लियर है, बोलो। तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा mgh, द्रव्यमान का m, गुरुत्वीय त्वरण का L-2, ऊंचाई का L, तो आ गया ml स्क्वायर t का पावर -2, L स्क्वायर। वही आया, कार्य वाला ही आया। देखो पीछे देखो जस्ट, जल्दी। और गतिज ऊर्जा वाला तुरंत लाके दिखा देते हैं, जल्दी। अब देखिए बच्चों, गतिज ऊर्जा का बात करने जा रहे, जल्दी। गतिज ऊर्जा का भी मात्रक, कैसे मात्रक बीमा यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कौन ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा। तो देखो गतिज ऊर्जा का भी यही आएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, याद होगा, 9th में पढ़ा होगा। लेकिन चलो सब कुछ हम प्रूफ के साथ बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का, राइट। अब देखो गतिज ऊर्जा को शॉर्ट में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, E या K डॉट E, राइट। अब देखो हाफ mv स्क्वायर, 1/2 कोई भौतिक राशि नहीं है। अभी लास्ट में नोट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट में जब चैप्टर को लास्ट करेंगे, मतलब ये आज का क्लास लास्ट करेंगे, तो कि नियतमान, हाँ नियतमानों जैसे 1/2, 2, -2, ये सभी की बीमा मात्रक बीमा नहीं होती है ना। लघु गणक, त्रिकोणमितीय अनुपात, चरघातांकी, इन सभी का भी मात्रक बीमा नहीं होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात, चरघातांकी मतलब एक्सपोनेंशियल, और लघु गणक लॉग, ये सभी की बीमाएं मात्रक नहीं होती हैं। तो देखो 1/2 का कोई मात्रक नहीं होगा। द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड, उसका होल स्क्वायर, राइट, क्लियर। तो बताओ बच्चों, 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ का नहीं होता है, किलोग्राम का द्रव्यमान का किलोग्राम, और वेग का मीटर प्रति सेकंड, उसका स्क्वायर, तो आ गया kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बीमा देख लेते हैं बच्चों, तो बीमा क्या हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर। ये बीमाहीन है, इसका बीमा नहीं होता है, मात्रक बीमा नहीं होता है। तो बीमाहीन को हम ऐसे लिखते हैं बाबू, अभी लिखेंगे लास्ट में,
आज का क्लास लास्ट में m0 l0 t0 यानी m का पावर 0 l का पावर 0 t का पावर 0 यानी 1 यानी मात्रकहीन विमाहीन, ये विमाहीन को दर्शाने का तरीका है। और द्रव्यमान का विमा होता है m और वेग का विमा होता है l t का पावर -1 का होल स्क्वायर है। बोलो 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 बोलो। तो विमाहीन m का पावर 0 l का पावर 0 t का पावर 0, द्रव्यमान का विमा m, वेग l t का पावर -1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया m l स्क्वायर, देखो l का पावर 2 t का पावर -2 हो जाएगा। देखो वही विमा आया कि नहीं आया? आया। हाँ। जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी। अब देखिए बच्चों, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हाँ दाब का। वाह, बल गुण का भी बात कर लेते हैं। बल गुण का भी बीमा यही होता है। कार्य का, स्थितिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, बल गुण का बीमा एक ही होता है। बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां आएंगी, आगे पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी ऐसी राशियां आएंगी जिनकी बीमाएं समान होती हैं। अब देखो बच्चों, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी लिख देते हैं बस बल गुना लंबवत दूरी। क्या है ये बल आघूर्ण? जैसे हमको इसको घुमाना है ऐसे, है ना, इसी को देख लो, घुमाना है तो किसी निश्चित अक्ष के पलटे ये घूम रहा है ना। अगर हमको इस मार्कर को घुमाना है तो देखो कैसे, कल का हैंडल है ना, तो ये घुमा रहे यानी बल आघूर्ण लग रहा है, यानी बल गुना लंबवत दूरी। जिस अक्ष के पलटे ये घूम रहा है तो बल गुना लंबवत दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं, बल को F से और लंबवत दूरी को R से लिख देते हैं। अब देखो बच्चों, मात्रक ये भी होगा, बल का न्यूटन और दूरी का मीटर। न्यूटन मीटर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नो टेंशन। अरे जैसे कार्य में आ रहा था बल गुना विस्थापन, तो न्यूटन मीटर, विस्थापन का मीटर, बल का न्यूटन। अरे बोल दो, या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी बोलो, न्यूटन यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर, तो आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। कार्य का होता है मात्रक, कैसे मात्रक? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यस। लेकिन बल का न्यूटन लिखो या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो उसी तरह से बच्चों यहां भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, इसे मात्रक, या आगे बढ़ा दो और, तो न्यूटन यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विस्थापन का मीटर यानी आ गया क्या, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आया वही, आया वही। और बीमा देख लो बच्चों, टाउ की बीमा तो बल गुना विस्थापन की बीमा, लंबवत दूरी की बीमा, तो बल गुना लंबवत दूरी की बीमा, बल का बीमा याद होगा mlt का पावर -2, विस्थापन का l यानी आ गया ml स्क्वायर t का पावर -2। अरे वाह, वही आया, आया। जल्दी जल्दी फास्ट, एकदम पानी पानी हो जाएगा बच्चों। बस हम यही कहेंगे कि जो चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे वहां का कॉन्सेप्ट अगर आ गया, एक से क्वेश्चन अभी कराएंगे, देखना ना, जितने सारे कंपटीशन में पूछे हुए क्वेश्चन है, नीट जे या जो भी हो एग्जाम, सब बताएंगे और सब आपको आसान लगेगा, बशर्ते कि वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट दाब का बात करते हैं। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है बच्चों? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम कह देते हैं क्या, क्या बोलो, पास्कल, है ना। तो जिस तरह से केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कह देते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट न्यूटन साहब दिए हैं, उसी तरह से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को कह देते हैं क्या, पास्कल। अब देखो यहां से बात आ गया क्या, बोलो बोलो, तो यहां से बात आ गया पास्कल का, ये स्वीट करते हैं। एक इस पर छोटा सा स्टोरी भी है, ध्यान से सुनना। न्यूटन साहब बड़ा चालाक किस्म के साइंटिस्ट थे, इसलिए वो क्या किए कि जब लुका छुपी खेल रहे थे, अब भाई जब साइंटिस्ट लोग, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, काबिल साइंटिस्ट हैं, जब डेट करेंगे उन लोग को स्वर्ग लिखा हुआ है, कंफर्म है, चलो मान लेते हैं स्वर्ग उन लोग को मिल चुका है। स्वर्ग में जाकर के क्या करेंगे, सब मस्ती से रह रहे हैं, लुका छुपी खेलने का टाइम है। मैक्सवेल साहब, एम्पियर साहब, जूल साहब, जेम्स वाट साहब, न्यूटन साहब, बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पहुंच चुके हैं, सब लुका छुपी खेल रहे हैं। न्यूटन साहब, मैक्सवेल साहब चोर बन गए, है ना, मैक्सवेल साहब चोर बने हुए हैं, है ना। और न्यूटन साहब क्या किए कि यहाँ पे खड़ा हो गए, मैक्सवेल साहब उधर मुंह
करके खड़ा है ना। और जैसे ही घूमते हैं तो देखते हैं कि न्यूटन तो पीछे ही है जस्ट, बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं जहां बनता है ना। और यहाँ पे न्यूटन साहब 1 मीटर का एक स्क्वायर बना करके, वर्ग बना करके खड़े हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैक्सवेल साहब देखते हैं न्यूटन को, बोलते हैं कि अब तू चोर हो गया, तुमको हम देख लिए, है ना। तो न्यूटन साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं, न्यूटन कैसे चोर होगा, देखो कौन चोर होगा। तो फोर्स का एसेंट होता है न्यूटन। न्यूटन साहब मान लिया अपने आप को यहाँ पे। और 1 मीटर स्क्वायर का एक क्यूब, 1 मीटर का एक स्क्वायर बना हुआ है, तो उसका एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। बोलो। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी क्या, पास्कल। तो पता चला कि न्यूटन साहब कहें कि हम चोर नहीं हैं, चोर तो पास्कल है। अब पास्कल साहब उधर से घुसाते नहीं, हम चोर नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, तुम हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, नहीं हम नहीं बनेंगे चोर। बेचारे रो रहे हैं, क्या करोगे, न्यूटन साहब स्टाइल मार रहे हैं, है ना। तो मैक्सवेल के जस्ट पीछे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल को न्यूटन साहब फंसा दिए। क्या करोगे, होता है कभी कभी। जेल में ऐसे भी लोग बंद रहते हैं, कुछ लोग जिनका कोई गुनाह नहीं रहता है फिर भी बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो गुनाह किए हैं और बाहर रहते हैं। क्या करोगे यार, दुनिया का ऐसा ही रीत है, चल रहा है, चलने दो। तो आ गया, समझ में आ गया होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। क्लियर। तो ये सही यूनिट हुआ, ऐसे मात्रक हुआ। और विमा का बात करेंगे अगर हम, तो बल का विमा होता है mLt का पावर -2 और क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर। तो आ गया ऊपर ये, तो mL का पावर -1 t का पावर -2। नहीं समझ में आया ना। बताओ बच्चों, m बल का होता है mLt का -2, एकदम याद कर लो। ऊर्जा कार्य बलागुण का होता है mL स्क्वायर t का पावर -2, एकदम याद कर लो। बल का तो एकदम सेट कर लो माइंड में कि mLt का -2 बहुत ज्यादा यूज आएगा अभी आगे भी, राइट। तो अब देखिए mLt का -2 बाई L स्क्वायर यानी mL का पावर -1 t का पावर -2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब देखो दाब का आ गया, विमा मात्रक भी आ गया। शक्ति का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटा समय, ऐसे ही आराम से आप बहुत सारा बीमा निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। लेकिन हम अभी बात करते हैं, रुको। शक्ति को पावर P से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को भी P से, शक्ति को भी P से, दाब को भी P से, विद्युत विध्रुवागुण को भी P से, बहुत कुछ P से। लेकिन टेंशन नहीं, शक्ति P, कार्य बटा समय, इससे पता चल जाएगा कि ये शक्ति है। शक्ति, जल्दी यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं जल्दी। शक्ति कार्य बटा समय, कार्य का होता है जूल, समय का सेकंड यानी जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। जूल को लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, लो सब लिखते हैं। कार्य का होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय का सेकंड, तो आ गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -3। या शक्ति कार्य बटा समय, कार्य का जूल, कार्य का होता है न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। कार्य बल गुना विस्थापन, अरे बोलो, कार्य बल गुना विस्थापन बटा समय, बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर बटा सेकंड, तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। या शक्ति कार्य बटा समय, कार्य का जूल, समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। या वाट। अब देखो बच्चों, वाट यानी जेम्स वाट साहब शक्ति के बारे में डिटेल बताए हैं, तो अंततः कॉन्सेप्ट पहुंच चुका है वाट पे, है ना, जेम्स वाट। क्लियर। चलो जल्दी उतारो, इधर उतार लो। अब देखो बच्चों, शक्ति की विमा बड़ा आराम से आप निकाल लेंगे शक्ति की विमा, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो शक्ति का विमा, तो कार्य बटा समय की विमा, कार्य का विमा याद होगा mL स्क्वायर t का पावर -2, समय का विमा t, तो mL स्क्वायर t का पावर -3 होगा। बोलो, कार्य का विमा होता है mL स्क्वायर t का पावर -2, कार्य का होता है mL स्क्वायर t का पावर -2 और बटा समय का विमा होता है क्या, तो t, तो क्या आ गया mL स्क्वायर t का पावर -3। आया कि नहीं आया, आया। अब देखो बच्चों, शक्ति का विमा क्लियर हो गया होगा,
कार्य का होता है mls का t का माइनस 2 बटा समय का t, तो ml का पावर 2 t का पावर माइनस 3। अब देखो शक्ति का बात हो गया। अब थोड़ा समाते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कुछ ऐसे नियतांक भी हैं जिनका बात हम लोग करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। जैसे हम लोग F बराबर जानते हैं Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये मत सोचना नियतांक जैसे कि 1 2 कुछ भी आ गया, पाई, ये सब नियतांक है, नोट पॉइंट लास्ट में लिखेंगे। उन सब का मात्रक बीमा नहीं होता है, लेकिन भौतिक नियतांक जो है उनका मात्रक बीमा होता है। अरे वाह वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर। तो देखो बच्चों, जी बराबर लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बटा, देखो एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। ऐसे ही मात्रक तो निकल गए। बल का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान का होता है केजी तो केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बहुत फेमस है बाबू ये, है ना। नहीं तो हम न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखो ज्यादा फेमस यही है इसलिए मैं यही लिखते हैं, नहीं तो न्यूटन को तुम लिख सकते हो, जानते हो न्यूटन किसको कहते हैं? न्यूटन तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहते हैं, राइट। अब इसका विमा का बात अगर कर दे, बड़ा आसानी से आप निकाल लेंगे। तो बल का विमा होता है क्या? तो mlt का पावर माइनस 2, बल का विमा mlt का माइनस 2, और दूरी l तो l स्क्वायर, द्रव्यमान m गुना m कट गया, द्रव्यमान का m कट गया, तो आ गया m का पावर माइनस 1 ऊपर, l का पावर 3, t का पावर माइनस 2, m का पावर माइनस 1, l का पावर 3, t का पावर माइनस 2। क्लियर? हाँ, इसी तरह से आप बहुत सारे नियतांक का, जैसे हम एक और बात करते हैं E बराबर एच न्यू। मैक्स प्लांक साहब ने ये बात बताया था, जहां पे ये प्लैंक का नियतांक है। अब तुमको पूछ देगा प्लैंक का नियतांक, ये न्यू आवृत्ति है बच्चों, ये है आवृत्ति, ये हम भौतिक नियतांक का बात कर रहे हैं, है ना, और ये है ऊर्जा, राइट। सबका कॉन्सेप्ट डिटेल में चलेगा, लेकिन अभी फॉर्मूला बस याद रखो, E बराबर एच न्यू होता है। यह है प्लैंक का नियतांक, यह है प्लैंक का नियतांक। अब थोड़ा इसका हम बात कर लेते हैं, मात्रक विमा का, राइट। तो जल्दी से लिखिए, जल्दी फास्ट, एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जल्दी लिखो। देखो अब थोड़ा लेक्चर बड़ा हो तो हो, लेकिन अच्छे से बस सीखना है हम लोगों को, इसीलिए अकबकाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्लैंक के नियतांक का, यानी ये सारे भौतिक नियतांक हैं, हाँ, तो उसका ऐसे ही मात्रक विमा होता है। तो देखिए बच्चों, E बराबर, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ का हम बात कर रहे हैं। E बराबर एच न्यू, नहीं तो पता चलेगा कि 6-7 क्लास यही चल रहा है। E बराबर एच न्यू, तो H बराबर E बाई न्यू। अब थोड़ा न्यू के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो न्यू आवर्तकाल, उससे पहले आवर्तकाल जान लेते हैं। आवर्तकाल नाम से पता चल रहा है कि समय है। आवर्तकाल एक प्रकार का आवर्तकाल, तो यह एक प्रकार का समय है। अतः इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड, जबकि विमा टी होता है। टी को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, आवर्तकाल की विमा बराबर टी, तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, ऐसे भी लिखते हैं। चलो, मतलब इसके बाद वो एक आगे होगा, लेकिन उसको हम पहले ही जान लिए। अरे वाह। अब एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तो t समय में एक दोलन, तो एकांक समय में 1/t, और एकांक समय में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? आवृत्ति।
क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्लियर? तो बताइए, आवृत्ति यानी 1/t, 1 समय है ना, समय का जस्ट व्युत्क्रम उल्टा। तो बताइए आवृत्ति कैसे मात्रक? तो 1/सेकंड। तो सेकंड इनवर्स कहो या इसी को हर्ट्ज कहते हैं, hz, शॉर्ट में hz कहते हैं, सही मात्रक hz। यानी आवृत्ति 1/समय तो 1/सेकंड, तो सेकंड का पावर -1। वाह क्या बात है, हम लोग मात्रक बीमा एक साथ सीखते चल रहे हैं बच्चों। और आवृत्ति का बीमा का बात किया जाए, आवृत्ति की बीमा तो 1/समय की बीमा, समय का बीमा t होता है तो 1/t, t ऊपर जाएगा तो t का पावर -1 होगा। इसको स्टैंडर्ड रूप में लिख सकते हैं, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1। क्लियर? क्लियर? अब बताओ बच्चों, आवृत्ति तो आवर्त काल का व्युत्क्रम उल्टा, आवृत्ति 1/समय 1/t यानी t का पावर -1 ऊपर गया। क्लियर? अब बताओ, यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों, ऊर्जा का जूल होता है, आवृत्ति का होता है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। वाह, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। h बराबर E/ν, ऊर्जा का जूल, आवृत्ति का प्रति सेकंड, ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड हो जाएगा। यानी प्लैंक के नियतांक कैसे मात्रक होता है? जूल सेकंड। प्लैंक के नियतांक कैसे मात्रक होता है? जूल सेकंड। और अब बताइए इसका बीमा, ऊर्जा का तो याद है ml² t का पावर -2, सब आगे काम देगा, एकदम दिमाग में सेट रखना है। तो ऊर्जा का ml² t का पावर -2 और आवृत्ति का बीमा तो t का पावर -1। देखो देखो, आवृत्ति का बीमा t का पावर -1, तो क्या हो जाएगा? ml² t का पावर -1 आ गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -2 + 1 -2। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यानी कि ml² t का पावर -2 तो बटा में आवृत्ति का t का -1 ऊपर जाएगा तो -1 ही बचेगा। क्लियर हो गया होगा? जल्दी करो, जल्दी फास्ट। अब देखो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और एक्स्ट्रा जिक्र कर लेते हैं। ऐसे तो सब कुछ आपको बता दें कि बहुत सारी मात्रक बीमाएं आएंगी, लेकिन कुछ और हम जिक्र कर लेते हैं, है ना। जैसे यंग प्रत्यास्था गुणांक है ना, उसमें 2 टर्म आएगा, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ये है एक्चुअली बल बटा क्षेत्रफल, माने दाब एक प्रकार का है, दाब। जैसे मान लो कि किसी रबर को, किसी चीज को खींचेंगे तो एक निश्चित सीमा होगी, कोई एक निश्चित प्रत्यास्थ सीमा होगी। जब प्रत्यास्था पढ़ाएंगे आपको, वहां बताएंगे कि प्रत्यास्थ एक सीमा होगी और एक निश्चित सीमा से ज्यादा खींच दिए तो टूट जाएगा। रबर, रबर से एग्जांपल ले लो, उसको खींचोगे तो धीरे धीरे लंबा होता जाएगा और पतला होता जाएगा। वाह, यानी प्रतिबल एक प्रकार का दाब है ना, चाहे खींचने वाला दाब या धकेलने वाला दाब। बोलो बोलो। तो जैसे ही हम दाब का बात करेंगे तो प्रतिबल एक प्रकार का दाब है, इसलिए वहां पे दाब खींचेंगे तो बड़ा अजीब लग रहा है दाब करने में, इसलिए उसका एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम है प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल आ गया, दाब वाला ही होगा, तो दाब वाला ही होगा, समझ जाना कि दाब वाला होगा मात्रक बीमा। क्लियर? अब देखो, दाब के समान मात्रक, ऐसा ही मात्रक तथा बीमा होगा, तथा बीमा होगा, हम आराम से निकालोगे। दाब के समान ऐसी मात्रक तथा बीमा होगा। और दाब का क्या आया था? दाब बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। बोलो बोलो। और बीमा क्या आया था? तो ml t का पावर -2 और बटा में l स्क्वायर, यानी ml का पावर -1 t का -2। अरे बल बटा क्षेत्रफल बोलो, तो बल का ml t का -2, क्षेत्रफल का l स्क्वायर, क्षेत्रफल, अरे लंबाई गुना चौड़ाई l स्क्वायर। तो बताओ बच्चों, ml का पावर -1 हो गया, t का -2 हो गया। वाह। और अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको डायरेक्ट हम प्रतिबल भी बोलते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा, और अनुदैर्ध्य विकृति को डायरेक्ट विकृति भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। हाँ, तो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में खींचेंगे तो लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई।
तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल और प्रारंभिक लंबाई एल। तो डेल्टा एल माने लंबाई में परिवर्तन 4 मीटर माइनस 2 मीटर बराबर 2 मीटर में आएगा। तो लंबाई में परिवर्तन कैसी मात्रक मीटर होगा और लंबाई का मीटर से मीटर कट जाएगा यानी मात्रकहीन होगा। यानी ये क्या होता है, मात्रकहीन। तो विमाहीन भी होगा, जरूरी नहीं है कि जो मात्रकहीन है वो विमाहीन होगा। अरे वाह, मात्रकहीन है तो विमाहीन होगा, लेकिन विमाहीन है तो जरूरी नहीं कि मात्रकहीन होगा। जैसे कोण के बारे में भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोण के बारे में। तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति जो आया वो आया क्या, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई मीटर से मीटर कट गया यानी आ गया क्या, तो मात्रकहीन आ गया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो बच्चों, यहां से एक टर्म आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल वही होगा जो दाब वाला होगा, और इसका है ही नहीं तो जो उसका होगा वही यंग प्रत्यास्था गुणांक का होगा। तो जल्दी जल्दी इतना लिखो, जल्दी जल्दी। अब देखो बच्चों, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक जो हमको आगे पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बस फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि आपको पता है कि सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ना, जो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल मतलब बल बटा क्षेत्रफल, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। अब आराम से आप निकाल लेंगे, इसका पता है इसका नहीं होता है, हो गया, मात्र भी मतलब निकल गया है ना। यानी जो दाब का होगा वही इसका होगा, क्योंकि इसका तो होता नहीं है, तो जो दाब का होगा वही इसका होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का होगा वही इसका होगा। क्लियर हो गया, वाह रे वाह, क्या बात है। अब देखो बच्चों, अब देखो नोट पॉइंट लिखते जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं जल्दी। बहुत सारे ऐसी भौतिक राशियां आएंगी जिसका आप मात्रक भी आराम से निकाल लेंगे, है ना। अब देखो बच्चों, कोण, कोण का तो ऐसे ही मात्रक होता है, कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, जबकि यह विमाहीन है। बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात। कैसे, तो एसआई मात्रक रेडियन हम समझा चुके डिटेल में पीछे, और विमाहीन कैसे, तो देखो बच्चों, थीटा एल आर। तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर। तो थीटा की विमा यानी एल बटा आर की विमा, एल की विमा एल, लंबाई की एल और त्रिज्या की एल, कट गया एल का पावर 0, कट के एल का पावर 0 कट गया, या घटा दो, एक में से घटा दो तो पावर 0, यानी थीटा विमाहीन है बच्चों। यानी एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 0, विमाहीन को ऐसे भी लिखते हैं। और विकृति अभी तुरंत बताए हैं विमाहीन है, लिखे थे जल्दी। तो विकृति में हम लिख सकते थे आराम से m0 l0 t0, विकृति विमाहीन अभी तुरंत बताया, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। अरे बोलो जल्दी, अभी तुरंत बताए हैं विकृति के बारे में। विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति लिखो, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, विमा एल होगा, कट के एल का पावर 0 होगा, यानी m0 l0 t0। विकृति विमाहीन होगा, मात्रकहीन होगा। अरे बोल दो, विकृति मात्रकहीन विमाहीन होगा कि नहीं होगा, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, एल बटा एल का पावर 0 आ गया कि नहीं आया, आया। क्लियर। कोण के बारे में दिमाग में सेट कर लो, कोण कैसे मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होता है, यानी मात्रक है लेकिन विमा नहीं है। क्लियर, जल्दी। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके कंपटीशन में कि वैसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका, वैसी कौन सी राशि है, भौतिक राशि भी कहेंगे, संपूरक राशि, कि जिसकी मात्रक होती है लेकिन विमा नहीं होती है। सामने है आपका। वैसे ठोस कोण का भी ऐसा ही मात्रक होता है, अस्ट्रे रेडियन, लेकिन विमा नहीं होगा। लो डी ओमेगा बराबर, अभी तुरंत बता रहे कॉस थीटा का विमा नहीं होता है, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। हाँ, इसका ऐसे ही मात्रक रेडियन होता है, अस्ट्रे रेडियन, लेकिन विमा नहीं। कैसे, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर कॉस थीटा का नहीं होता है, m0 l0 t0 विमाहीन को लिखने का स्टाइल है। अब एल स्क्वायर कट गया, आ गया वही m0 l0 t0, वाह रे वाह, क्या बात है।
हाँ, और चर घातांक की एक्सपोनेंशियल एकदम याद रखना है, चर घातांक की लघुगणक का विमा नहीं होता एक्सपोनेंशियल e के पावर x वाला, और लघुगणक का विमा नहीं होता है, दिमाग में सेट कर लेना एकदम, गणित वाला का विमा नहीं होता है शॉर्ट में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा विमाहीन होते हैं, मात्रकहीन विमाहीन दोनों। कैसे देखो कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज में हम ये लगाते हैं बच्चों, त्रिभुज समकोण होना चाहिए, ये 90 डिग्री, आधार, लंब, हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर। तो एक का निकालते हैं, बाकी तुम आराम से निकाल लोगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हाँ, तो साइन थीटा की विमा, मात्रक भी नहीं होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो P बटा H की विमा, लंब का विमा L, लंब लंबाई है, कर्ण भी लंबाई है, तो L कट गया, L का पावर 0, यानी कि साइन थीटा जो हो गया वो क्या हो गया, विमाहीन। M का पावर 0, L का पावर 0, T का पावर 0। दिमाग में सेट रखना, ये सब काम देगा। अरे बोलो, यानी साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात विमाहीन होते हैं, ये जल्दी से लिख लेना। और 1/2 कोई भी भिन्न हो, कोई भी नियत मान हो, -2, 1/2, पाई, है ना, डॉट 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 इत्यादि, मात्रकहीन तथा विमाहीन होते हैं। ये सब काम देगा बच्चों, इसीलिए याद रखना है ना। -2, -4, 1/2, 7, 8 जो भी मात्रकहीन तथा विमाहीन होते हैं। और लघुगणक मतलब log x to the base e रहे चाहे 10 रहे, e के पावर x माने चर घातांक इत्यादि मात्रकहीन तथा विमाहीन होते हैं, यानी इसका ऐसे ही मात्रक था, स्टेरेडियन। हाँ, इसका ऐसे मात्रक था लेकिन विमा नहीं था। कोण का रेडियन था विमा, समतल कोण का, लेकिन विमा नहीं था। बहुत बड़ा बात। लेकिन जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का बात करेंगे तो इनका मात्रक विमा नहीं होगा। लघुगणक चर घातांकी का बात करेंगे तो भी मात्रकहीन विमाहीन। -2, 2 पाई वगैरह ये सभी जो गणित में यूज में आने वाले नियतांक हैं, यानी कि भौतिक नियतांकों का मात्रक विमा होता है, समझाएं पीछे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जैसे कि प्लैंक का नियतांक, ये सब। लेकिन ऐसे नियतांक जो होगा उसका मात्रक विमा नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए, अगले लेक्चर में आते हैं। आज थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़िए। हाँ, इतना चीज तो कवर करना जरूरी था, आप देख सकते हैं।